अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली मुख्तसर मगर शदीद जंग के 12 रोज बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया कि दोनों ममालिक में जंग बंदी हो गई है। ट्रंप के इस ट्वीट ने दुनिया को एक बार फिर पाक भारत सीज फायर पर की जाने वाली ट्वीट याद दिला दी। ईरान इसराइल जंग में सीज फायर का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान ने कतर में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले किए, जिसे ईरान ने इसराइल की हिमायत पर इंतकामी कार्रवाई करार दिया। इस हमले के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर ड्रामाई पैगाम भी सामने आया, जिसमें ईरान का शुक्रिया अदा किया गया क्योंकि उसने अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही बता दिया था। ताहम ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। ये जंग कौन जीता, कौन हारा? क्या वाकई जंग खत्म हो गई या अभी ये एक वक्फा है? इस जंग ने मशरिक़ वस्ता में क्या कोई न्यू नॉर्मल मुतारिफ करवाया है? पहली बात यह है कि ईरान ने आलमी दबाव के बावजूद दिफाई सतह पर खुद को एक मजबूत कुव्वत के तौर पर मनवाया है। अगरचे ईरान की कई प्रॉक्सीज जैसे शाम, लेबनान और यमन में मौजूद मिलिशियाज इस जंग में कमजोर हुई या खत्म हो गई, मगर ईरान ने अपनी मरकजी कुव्वत का भरपूर दिफा किया। इससे ये पैगाम दिया कि ईरान को कमजोर समझना एक खतरनाक गलती होगा। दूसरी तरफ इसराइल, जो हमेशा खित्ते में अस्करी बालादस्ती के साथ काम करता रहा है, इस बार दिफाई पोजीशन में देखा गया। ईरान के बराह रास्त हमलों ने इसराइल की दिफाई सलाहियत और इंटेलिजेंस की साख पर सवालात उठा दिए। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसराइल हार गया, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि इसराइल अब वो वाहिद नाकाबिले तस्खीर ताकत नहीं रहा जैसा कि वो माजी में खुद को समझता था। क्या ये जंग बंदी बज़ाहिर एक वक्ती हल है और क्या इसके असरात आने वाले महीनों में जाहिर होंगे? इसराइल की पॉलिसीज, ईरान की हिकमत अमली और खित्ते में अमरीकी किरदार को क्या अब नए अंदाज से परखा जाएगा? क्या मशरिक़ वस्ता उस दौर में दाखिल हो चुका है जहां इसराइल की एकतरफा गुंडागर्दी का जवाब भरपूर मुज़ाहिमत के जवाब में दिया जाएगा, या फिर इस जंग बंदी ने मशरिक़ वस्ता में स्टेटस को ही बरकरार रखा है? सबसे बढ़कर मशरिक़ वस्ता में अरब इसराइल जंगों के जो असरात सामने आए, क्या अब ईरान के असरात भी वाज़ेह तौर पर इस खित्ते में नजर आएंगे या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे अपने सवाल के जरिए। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। आप सभी के लिए सवाल। 13 जून से 23 जून 12 दिन ईरान इसराइल जंग, 24 जून ट्रंप का सीज फायर ऐलान। किसने क्या हासिल किया? शहजाद चौधरी साहब, जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर अगले तक एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए जाते रहे। सदर ट्रंप को फ़ोन पर बात करनी पड़ी इसराइल नेतन्याहू से। उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स के जरिए भी खफगी का इजहार किया और कुछ देर पहले नेटो की तरफ जाने से पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उसने भी इसराइल और ईरान दोनों पर खफगी का इजहार किया, मगर इसराइल के कुछ ज़्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि मैं तो ये कहूँ गैर मोहतात, बतौर अमरीकी सदर गैर मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने मीडिया के सामने किया। ये आपको क्या लगता है, एक मुकम्मल जंग का खात्मा हो गया है, एक वक्फा है, और जो मेन इसमें लोगों का हिस्सा रहा, किसने क्या हासिल किया? मुल्कों ने, लोगों ने, किसके मफादात सर्व हुए? आयशा, इस जंग से दुनिया हिल के रह गई थी। यानी 12 दिन की तो जंग थी, लेकिन 12 दिन के अंदर जिस किस्म की एग्रेशन हमले किए गए दोनों तरफ से, इसराइल के ऊपर ईरान के और ईरान के ऊपर इसराइल के और फिर अमेरिका के अपने हमले, वो हमारे खत्ते को खास तौर पर और तकरीबन पूरी दुनिया को उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी इर्ताश और इंतशार की शक्ल में डाल दिया कि वहां से वापस आ जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। खत्ते का एक बड़ी जंग के अंदर उलझना और उसके बाद ये नहीं पता लगना था कि ईरान में कौन इंचार्ज है, या बाकी मुल्कों में जो यूएई या बहरीन या इसी तरीके से जो बाकी गल्फ के मुल्क हैं, इनमें कौन इंचार्ज, कौन सी हुकूमत है, क्योंकि अवाम किसके खिलाफ कौन से अवाम खड़े हुए हैं। इन जैसा मैंने कहा था कि तवाज़ुन बड़ी मुश्किल से बरकरार था मशरिक़ वस्ता का, रियासतों के अंदर भी और रियासतों के दरमियान भी और रियासतों के बीच में भी और खत्ते के अंदर भी। उसको डिस्टर्ब करना दुनिया ने पहचान लिया कि कितना बड़ा खतरे का काम हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जो ऑलरेडी 2-3 पोल्स के अंदर बढ़ती जा रही है। चीन को तो हमने कह दिया कि एक पोल है, उसके बाद हमने रूस को भी कह दिया। इस तरीके से 2-3 पोल्स जब बन जाते हैं तो दुनिया खुद से अपने पुराने ऑर्डर से एक हिल जाती है, अपने जो जिस किस्म का फोकस था वहां से हिल गई। सिमिलरली अगर उस पूरे माहौल में आपका खित्ता मशरिक़ वस्ता खास तौर पर, जिसका अमल दखल तेल की मंडी के अंदर इतना ज्यादा है, उसके अंदर अगर इस किस्म का इर्ताश आता तो उसने हिला के रख देना था। आपका सवाल कि किसने क्या हासिल किया, मेरा ख्याल है कि मैं अमेरिका से शुरू करूं। ट्रंप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से बच गया। उसने बेवकूफ़ी की, बहुत गलत एक कदम उठाया, लेकिन जल्द ही अपनी गलती को रियलाइज करते हुए उसने अपना कदम वापस लिया और फिर जिस तरीके से भी मुमकिन हुआ उसने एक जंग बंदी का मामला लेके आ गया। ईरान, जिसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, मेरा ख्याल है कि नुकसान उसने बहुत उठाया होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि उसका जो
यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम, किस हद तक और कितना बचा और कहाँ बचा, ख्याल किया जाता है कि तकरीबन सभी बच गया। अगर ये एक चीज है तो बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसके लिए क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा, कैसे कैसे दिमाग उसके चले गए, किस किस्म के बोझ तले वो कौम गुजरी, लेकिन क्या इससे वो और मजबूत होकर उभरेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि और मजबूत होकर वो कौम उभरेगी। हाँ, दुनिया के लिए इम्तिहान हो जाएगा कि एक ऐसा ईरान जो कि इस इम्तिहान से गुजरा है, जो और मजबूत हो गया है, उसको अब वापस मेन स्ट्रीम में कैसे किया जाए। वो ईरान जो कि खुद अपने आप को जौहरी ताकत बनवाना चाहता है और बॉम्ब की तरफ जाना चाहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब की, उसको कैसे अब उससे हटाया जाए और उसको वापस लाया जाए, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसराइल की जो मिथ थी कि जी वो इनविंसिबल है, आयरन डोम तो फलाना तो डेविड स्लिंग तो ये और ढमका, वो सब का सब पंक्चर होकर रह गया। वो मिथ जो थी वो खत्म हो गई। इसराइल एक बिल्कुल आम सा मुल्क लगा जिसकी के बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज खुल के सामने आ गई। तो मेरा ख्याल है जो खोया है लोगों ने वो ज्यादा खोया है, पाया भी काफी है, इन द सेंस के ईरान ने पाया, दुनिया ने ये पाया कि एक बहुत बड़े खतरे से बच गई। तो मेरा ख्याल है कि ऑल इन ऑल एक अच्छी बात यह है कि जंगबंदी होगी, वरना हम उस दहाने पे खड़े थे जिसे कहते हैं कि स्लिपरी स्लोप, स्लाइडिंग स्लोप, बहुत गंदी, कि उसके बाद हमें ये नहीं पता लगना था कि गहराई कितनी ज्यादा है और कहाँ हम जाके दुनिया और ये खिता गिरेगा। तो बाहर सूरत अभी मामलात इतने आसान नहीं है। मशरक की तरफ आज भी ध्यान हमें करना चाहिए, बहुत खतरा है उस तरफ से, मशरक की तरफ से, भारत की तरफ से, क्योंकि ये जो माहौल पैदा हुआ है इसमें यूनिलेटरलिज्म का जो है कि जी मेरे पास ताकत है, चूंकि मेरे पास ताकत है तो मैं जो चाहे जिसके खिलाफ मर्जी कर सकता हूं, तो ये हमें ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जिसे कहते हैं कि ट्रांजिएंट पीरियड है, बिल्कुल हर तरह से चीज खामोश नहीं, इतना बड़ा इर्ताश है तो उसको सेटल होने में भी वक्त लगता है। दुरुस्त हो गया, ठीक है। हसन निसार साहब, कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानियों ने हमला किया, उसके बाद एक सरप्राइज ट्वीट आती है कि जंग बंदी हो गई और शुक्रिया भी अदा किया जाता है कि आपने बताकर हमला किया। ये सीज फायर की आड़ में किसने सरेंडर किया है, ईरान या इजराइल? किसको फौरी जंग बंदी की ज्यादा जरूरत थी? मुझे तो सारी सूरत हाल पे हंसी आ रही है, और एक फेज था वो गुजर गया है, लेकिन हमारी संजीदगी और हमारा कंसर्न और हमारी परेशानी वो ज़ाहिर है जाते जाते जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता दुनिया भर के लोगों को हस्बे तौफीक शुगल मेला, टेंशन, तो सेंसिटिव थे, सेंसिबल थे, उनके लिए टेंशन थी। शुगल मेला था बेशुमार लोगों के लिए अच्छा, और एक अच्छा पास टाइम मिल गया। बहुत मोनोटनी चल रही है पूरी दुनिया के, आप चैनल्स देखो, सेम नॉनसेंस। अच्छा, मीडिया को गर्मा गर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मौजू मिल गया, ठीक है, हमारा भी तुक्का लगा रहा बीच में, ठीक। प्रिंट मीडिया को भी सौदा मिल गया, मुर्दा अखबार थे, मुरझाए हुए, बिल्कुल जैसे बेगोरो कफन लाश अखबार, तो आपका ऐसा ही रह गया है, उनको भी अच्छा ज़रा अच्छा। बॉटम लाइन ये है कि पता चल गया कि इस दुनिया के काबिल ज़िक्र मुल्कों के मदारुल महाम किस लेवल के लीडर हैं। इट्स नॉट अ जोक। अरबों की आबादी को आपने इमोशनली या साइकोलॉजिकली या फलाना खेला है, ये इनका लेवल, और ये बदबख्ती इस कुर्रा अर्ज़ की है। अच्छा, वैसे आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो एक जुमला मेरा संजीदगी से लें, दिस इज़ नॉट द एंड। एपिसोड का अगले का इंतज़ार करें, वो ज़रूरी नहीं धमाकों वाला हो, कुछ ऐसी चीज़ें अनवेल हो सकती हैं जो हमारे आपके वहमो गुमान में भी ना हो। अगर मैं उस तरफ निकल गया तो मुझे अपने आप पे दानिश्वरी का शुबा हो जाएगा, बस काफ़ी है। अच्छा हसन साहब, एक सवाल है, दिस इज़ नॉट द एंड, आप कह रहे हैं धमाकों वाले नहीं, तो क्या रजीम चेंज आपको नज़र आता है ईरान या इजराइल में से कहीं, कहाँ पहले दिखता है? क्योंकि दोनों जानिब इस बात की बड़ी कोशिश रही है। देखें, बात सुने, नेतन्याहू वैसे ही एक नापसंदीदा आदमी है, वो फॉर्म 47 टाइप, वो उनका रिवाज नहीं है, मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ। नेतन्याहू इज़ अ हेटेड पर्सन, मतलब वो वहाँ के लोग भी उसको पसंद नहीं करते, और उसकी बेशुमार मीडिया शीडिया पे पता लगता है ना, हमें ज़ाहिर है मुझे ख्वाब तो नहीं आते, तो पता नहीं आपने क्या सवाल किया था, मुझे तो दिलचस्पी नहीं, मुझे पहले भी नहीं थी। वैसे आज ट्रंप ने भी खफगी का इजहार किया नेतन्याहू की तरफ। चलें, अगर आप आगे बढ़े, चलते रहो ना, अभी देखो, इंतजार करो, क्या जल्दी क्या है आपको, 4 दिन को ढंग के प्रोग्राम कर लो। ब्रेक लिया जंग से, आप ये कह रहे हैं,
ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں 24 جون 2025 کیسے یاد رکھا جائے گا؟ اسرائیل کی طاقت کا بھرم ٹوٹا ہے، زیادہ نقصان کسے اٹھانا پڑا ہے؟ ایرانی رجیم مضبوط ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے؟ عرب ممالک کے اندر دیکھا جائے ایران مشرق وسطیٰ میں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، یا پھر سٹیٹس کو ہی برقرار ہے؟ یہ کوئی بڑی بات یا بڑا واقعہ نہیں رہے گا مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں. جو خلاصہ ہے اس 12 روز کی جنگ کا، جس نے بہت کچھ بدلا ہے، اور خلاصہ کیا ہے کہ ایران ون بائی ناٹ لوزنگ، اینڈ اسرائیل اینڈ امریکہ لاسٹ بائی ناٹ وننگ. ایران اس لیے جیت گیا کہ وہ ہارا نہیں، اسرائیل اس لیے ہار گیا کہ وہ جیتا نہیں، کیونکہ کچھ جنگ کے مقاصد تھے جس کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور امریکہ کو بھی ساتھ کرنے، اور وہ حاصل نہیں ہوئے. ایران کا قد کاٹ بہت بلند ہوا، ایران نے بہت نقصان اٹھایا، اس کی بہت کمزوریاں سامنے آئیں. فضائیہ اس کے پاس تھی ہی نہیں، 50 سال پرانے اس کی فضاؤں پہ اسرائیل کی جہازوں کا راج تھا. اندر غدار دن دناتے پھر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، لیڈرشپ کو اڑوانے میں مدد کر رہے تھے. اس کی لیڈرشپ کا ایک بڑا حصہ، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا ایک حصہ وہ شہید ہو گیا، ان کی نیوکلیئر سائٹس تباہ ہوئیں. لیکن اس کے باوجود وہ کھڑا رہا، اور ایک کمزور طاقت ہوتے ہوئے ایک اسیمیٹریکل وار میں وہ سٹیل میٹ کے قابل ہوا، وہ سٹینڈ سٹل پہ لانے کے قابل ہوا ایک جنگ کو. یہ کمزور طاقت کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. ایک ایران جیسی ایک مڈل پاور کو جو 20 سال سے پابندیاں اٹھا رہا ہے، جو اسلحہ خرید ہی نہیں سکتا، اس کے سامنے ایک سپر پاور کی مائٹ تھی، اور وہ سٹینڈ سٹل پر لے آیا. اس سے تو بہت اس کا امیج بڑھ گیا ہے، اور اس سے اس کا ایک ڈیٹرنس پیدا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسرائیل پر پین انفلکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دنیا کی معیشت کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے تو یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ گئے نا، ورنہ تو رجیم چینج سے پیچھے انہوں نے ہٹنا نہیں تھا. ایران کو تباہ و برباد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. زیغم صاحب، وہ کہہ رہے ہیں مقاصد حاصل ہو گئے. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا نیوکلیئر کا تمام چیپٹر کلوز ہو گیا اور وہ آئندہ اس طرف نہیں جائیں گے. نیتن یاہو کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے مقاصد حاصل ہو چکے. مقاصد حاصل کر کے پیچھے ہٹیں یا کسی سبکی سے بچنے کو پیچھے ہٹیں؟ یہ سٹینڈ سٹل کی وجہ سے اور آگے آنے والے نقصان کی وجہ، اس وجہ سے کہ اسرائیل کے لیے جو نقصان ہو رہا تھا ان کے شہروں پہ وہ ناقابل برداشت تھا. آگے جو نقصان ہونے والا تھا وہ اس سے بھی زیادہ تھا، اور اس جنگ سے کوئی آگے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے تھے. ایٹمی پروگرام 3 جگہیں ڈسٹرائے ہوئی، 400 کلو گرام تو کہیں پڑا ہے نا، اس سے 9 نیوکلیئر بم بن سکتے ہیں. ان کے پاس جو نالج اور کیپیسٹی تھی وہ تو موجود ہے نا. ان کے پاس کتنی اور نیوکلیئر سائٹ ہے جو خفیہ ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں. جب تک اب ڈیل نہیں ہو جاتی نیوکلیئر پروگرام ختم نہیں ہو سکتا، اور ایران شاید اب نیوکلیئر پروگرام کو ختم نہ کرے. شاید جو اب تک وہ ہتھیار کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، شاید اب وہ ہتھیار کے پروگرام کی طرف چلا جائے. تو نیوکلیئر پروگرام بھی گیا، رجیم چینج کا کوئی سوال ہی نہیں. رجیم چینج کی تو سوچ بھی انہوں نے چھوڑ دی جس کی یہ دھمکی دے رہے تھے. اور میزائل پروگرام کی تو اب بات ہی نہیں. اس کا مطلب ہے ایران میزائل پروگرام کو مزید آگے بڑھائے گا، ڈیولپ کرے گا. اور اب تو پتہ چل گیا دنیا کو بھی اور ایران کو بھی کہ اسرائیل تو بس چند ہزار میزائلوں کی مار ہے نا. سوچیں اگر 3000 کی بجائے اس کے پاس 20,000 یا 30,000 میزائل ہوتے تو کیا حشر ہو جاتا ہے اسرائیل کا. تو کیا روک سکتا ہے ایران کو کہ اگلے چند سالوں میں اگلی جنگ سے پہلے وہ 20,000 میزائل اکٹھے کر رہے؟ آخر صلاحیت تو اس کے پاس آ گئی ہے نا. صحیح. اس کے پاس سائنسدان بھی موجود ہیں، فیکٹریاں بھی موجود ہیں، باہر کی جو اس کو مدد چاہیے وہ بھی موجود ہے. ٹھیک. تو اس لیے اسرائیل زیادہ ایکسپوز ہوا ہے، اور وہ یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ کس طرح کا وہ وار مانگر ہے. اور اس وار مانگر کے ایکسپوز ہونے کے نتیجے میں یورپ کی جو اس کے ساتھ دوریاں ہیں، یورپ کے عوام کے ساتھ جو اس کی دوریاں ہیں، وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور خود امریکہ کو دیکھیے کہ امریکہ کا معاملہ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ جو اس کا فرق بڑھتا جا رہا تھا، جو 2 کیمپ بن گئے ہیں جس میں 1 ارب آبادی اس طرف ہے اور 7 ارب آبادی دوسری طرف ہے. وہ 7 ارب والی آبادی تو مزید دور ہو گئی. اس نے سب کو ڈرا دیا، اپنا اعتبار ختم کر دیا کہ اس کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں. اس نے اتنے سال لگا کر جو معاہدہ کیا تھا JCPOA، اس کو پہلے اس نے پھینک دیا. اس کے بعد پھر ابھی معاہدے کے دوران میں یہ 2 دن بعد آپ کی اس بات ہونی ہے،
اور اس درمیان میں اسرائیل نے حملہ کر دیا اس سے پوچھ کے، اور اس نے حملہ کرنے دیا، کیا اعتبار رہ جائے گا؟ کون اس کی بات پہ، اس کے معاہدے پہ، اس کی لکھی ہوئی چیز پہ اعتبار کرے گا ٹھیک۔ دنیا کی اتنی بڑی پار پہ؟ اور کون یہ تسلی رکھے گا کہ نیوکلیئر ہتھیار بنائے بغیر وہ ان کی خرمستیوں سے اور بدمستیوں سے بچ بچا سکتا رہے ہے؟ گا۔ تو اس کا مطلب ہے NPT بھی فارغ ہو گیا، اور جو گلوبل آرڈر تھا تو کیا جس کا کیا وہ ایران امین تھا، NPT سے نکل جائے گا؟ گلوبل آپ کے آرڈر خیال تو میں؟ پہلے ہی جا رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ NPT میرے خیال میں NPT جو ہے وہ بالکل اس سے پہلے اتنے خطرے سے دوچار نہیں تھا۔ جتنی اس وقت ہو گئی۔ بھارت کا بھی وزن کم ہوا جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، ٹھیک۔ مستقل کھڑا تھا، کچھ کہنے کو تیار نہیں تھا، اس نے کنڈیم نہیں کیا، اس نے خلاف ووٹ دیے ایران کے، تو وہ بھی جا کے نارتھ والوں سے یاریاں لگا دی امریکہ کے ٹھیک ہو گیا زیکم ساتھ، صاحب۔ اور جو 7 ارب والا کیمپ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے خیال میں اس طریقے کی ایک پکچر ہمارے سامنے ابھرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، یہ 12 دن کی جنگ، اور پھر ٹرمپ نے ایک بار اسی طرح جس طرح پاکستان بھارت پہ ایک ٹویٹ کر دی سب سے پہلے کہ جی جنگ بندی ہو گئی ہے، یہ 12 دن میں کس نے کیا حاصل کیا؟ کیا مقاصد اچیو ہو گئے یا یہ ایک بریک ہے؟ ایران نے ثابت کیا کہ اگر قوم میں کمٹمنٹ ہو تو بدترین صورتحال کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کو اس کے دنیا بھر کے حامی اس خطے میں طاقتور ترین ملک سمجھ رہے تھے، اس کی طاقت کا حشر اس کے شہروں کی بلڈنگوں کو دیکھ کے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا طاقتور ملک تھا۔ کوئی ڈوم تھا جو ایسا تھا پتہ نہیں جس سے کوئی چیز گزر ہی نہیں سکتی تھی، سب ڈوم دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور ایکسپوز ہوا ٹرمپ۔ نیتنیاہو نے ٹرمپ کو مجبور کیا اس جنگ کے لیے۔ ٹرمپ نے کہا تھا سنڈے تک کا انتظار کرو، لیکن نیتنیاہو نے 2 دن پہلے جمعے کو ہی حملہ کر دیا۔ اب اس جنگ میں ایک اور فریق کود پڑتا ہے۔ چلے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی سمجھ مجھے سے عام آدمی کو بھی آتی ہے، لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے اپنا وہ ہتھیار استعمال کیا جو اخلاقی طور پہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی ملک کے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے جو اس نے پہلی دفعہ تورا بورا میں استعمال کیا اور اب ایران میں استعمال کیا 3 جگہوں پر۔ کیا بگاڑ لیا؟ اسرائیل کو بچانے کی کوشش کی۔ اسرائیل اب بچ نہیں پائے گا، اور اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ایکسپوز ہو گئے۔ ان کا تمام جو ایک کامن انٹرسٹ تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور دین کے لیے کھڑے ہیں، وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے۔ اور جو قطر کے اوپر ایک میزائل داغا، بھلا ٹرمپ کہے کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا، ہم نے وہاں سے اپنے آدمی نکال لیے، تو اس بات کا یہ بھی ثبوت ہے کہ ایران چاہے تو اپنے گرد کھڑے تمام امریکی بحری جہازوں پہ موجود ہر جگہ پہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور قطر پر یہ حملہ جو اس نے کیا یہ اس کا ثبوت ہے۔ یہ بات میرے دوست نے کہی کہ ایران کے اندر جو سازشی عناصر تھے انہوں نے ان کے تمام سائنسدانوں کو ختم کر دیا، ان کی سیاسی قیادت کو تباہ کر دیا۔ پہلے دن ایسی حالت میں اپنی بقا کی جنگ لڑنا اور ہمت کے ساتھ لڑنا اس ہسٹری کے اندر جو پچھلے 10-20 سال کی ہے مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو بچ گئے ہیں، اگر اب نئے ہرمز بند کر دی جاتی، یہ کیوں ایک دم بھاگ دوڑ کی؟ کیوں ٹرمپ کو خیال آ گیا کہ بس کر دو اب رک جاؤ؟ اور کیوں ٹرمپ آج اتنی انگلش کی گالی دے کے چلا گیا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اسرائیل کو اور اسرائیل کے رویے کو؟ کیونکہ اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو پورا کا پورا تباہی کا وہ ایسا دور شروع ہوتا پورے ممالک کے لیے جو یہ بھگت نہیں سکتے تھے۔ اور آج جو یہ دعوت دے گیا ہے ٹرمپ، ہاں ایران چاہے تو
चीन से तेल खरीद सकता है, लेकिन हमारे से भी चीन चाहे तो ईरान से खरीद सकता तो है हमारे से भी खरीद और हमसे भी खरीद लेंगे। इसका मतलब है पाबंदियां शबंदियां सिर्फ कहानी रह जाएगी अगर एक दो और ऐसे हमले हुए। ठीक है, और इसका क्रेडिट मैं देता हूँ ईरान के उन अवाम को जिन्होंने रजीम चेंज करने के बारे में जो कहानी थी उसको नहीं सुना और शर्मिंदा हुआ पहलवी का बेटा, और उसने इंस्टाग्राम पे ट्रंप को बैन कर दिया है, ठीक ट्रंप को डिलीट कर दिया है, ट्रंप को सुनने को वो तैयार नहीं है। ये है नतीजा जनाब। 10 दिन में कौन जीता और कौन हारा ये दुनिया के अवाम जानती है, समझती है, देख रही थी। आई थिंक सो कि जो कौमें कमिटमेंट के साथ लड़ती हैं उनके नताइज उनके हक में जाते हैं। दुरुस्त हो गया जी, मगर आने महीने बताएंगे कि जंग बंदी किस तरीके से अनफोल्ड होती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे घर की, जहां रिवायत बरकरार है, चीनी का बहरान सर पर है। इस हाथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस हाथ उतनी ही इंपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मसला क्या है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में चीनी का बहरान फिर सर उठा चुका है और इस बार मामला महज कीमतों के उतार चढ़ाव का नहीं बल्कि पॉलिसी साजों और चीनी माफिया के दरमियान गठजोड़ का है। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया है, जबकि गुज़िश्ता साल जून से लेकर अक्टूबर तक के दौरान इतनी ही मिकदार में यानी 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करके 114 अरब रुपए कमाए गए थे। उस वक्त हुकूमत का कहना था कि मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है। अगर चीनी की रिटेल कीमत 145 रुपए से ऊपर गई तो फौरन एक्सपोर्ट रोकी जाएगी, लेकिन कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं और चीनी की बरामद भी जारी रही। वही चीनी जो सिर्फ 5 माह कबल 125 रुपए की थी, इस वक्त तकरीबन 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। शुगर माफिया ने महज 5 माह में चीनी की कीमत में 65 रुपए फी किलो का इजाफा करके अवाम की जेब से 50 अरब रुपए इजाफी बटोरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 89 शुगर मिल मालिकान पर 20 अरब रुपए की टैक्स चोरी के इल्जामात हैं। यही वो ताकतवर माफिया है जिसे पहले 12 अरब की सब्सिडी दी गई और फिर 9 अरब के कर्जे भी मुआफ किए गए। अगर सिर्फ 1 रुपए फी किलो कीमत बढ़े तो शुगर माफिया 5 अरब रुपए कमाता है। अब चीनी 125 से 200 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो अंदाजा करें कि कितनी दौलत अवाम से निचोड़ी जा चुकी है। ये बहरान सिर्फ चीनी की कीमतों का नहीं, एतमाद, शफाफियत और हुकूमती रिट का बहरान है। असल सवाल यह है कि जब आदाद शुमार हकायक को रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीनी माफिया ने पॉलिसी साजों की खामोशी या शायद शराकत से खेल का फायदा उठाया है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर कब तक माफिया को सब्सिडी, कर्ज माफी और बरामदात की खुली छूट मिलती रहेगी और अवाम को सिर्फ खाली दावे, वादे और बढ़ती कीमतें ही मिलेंगी? ये मामला महज बद इंतजामी या नाअहली का नहीं रहा, ये बाकायदा इस्तेहसाली ढांचे का आकाश है, जहां चंद दर्जन मालिकान की जेबें भरने के लिए 25 करोड़ अवाम की जेबें काटी जा रही हैं। अगर हर बहरान के पीछे नफा सिर्फ माफिया का है तो फिर रियासत कहाँ है, एहतसाब कहाँ है और हुकूमत किसकी है? क्या 25 करोड़ अवाम वाकई चंद अफराद के माशी मफादात के सामने हमेशा यरगमाल, या वक्त आ चुका है कि एहतसाब की वो चीनी तैयार की जाए जो अवाम को तो मीठी लगे मगर माफिया के गले में फंस जाए? इसी पर बात करेंगे। सवाल इस तरह से, गुज़िश्ता साल 7.5 लाख टन चीनी बरामद, अब उतनी ही चीनी दरामद करने की मंजूरी, कीमत 125 से 200 तक पहुंच गई। क्या ये हुकूमती नाअहली है, मफादाती पॉलिसी का नतीजा, या मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अवाम की जेब पर डाका? ज़ैगम साहब। आयशा, आपने अपने इंट्रो में कई बार माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दुनिया भर में माफिया होती है, लेकिन माफिया अलग होती है, अशराफिया अलग होती है। हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि माफिया और अशराफिया में फ़र्क नहीं है। अब आप बता रही हैं जिस शुगर इंडस्ट्री का 80-90 शुगर मिले हैं, 5-7 को छोड़ के तमाम की तमाम सियासतदानों की हैं। कोई कैबिनेट ऐसी नहीं होती पाकिस्तान की जिसके अंदर शुगर मिल ना बैठी हो। शुगर मिलें जो है इलेक्शन लड़वाती हैं और शुगर मिलें पार्टियां चलाती हैं, शुगर मिलें सियासत चलाती हैं, शुगर मिलें जमहूरियत चलाती हैं। तो फिर मुल्क शुगर मिलों को ना चलाए तो क्या करे? ये बातें हम बार बार करते हैं। हुकूमत ने खुद 2020 में कमीशन बनाया था, सरकार का कमीशन, और उसने कहा कि 1 साल के अंदर शुगर मिल वालों ने 100 अरब रुपए नाजायज कमाए। उस सरकार की कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि इन्होंने होर्डिंग की है, जखीरा अंदोजी की है, प्रोडक्शन कम बताई है टैक्स खाने के लिए और प्रोडक्शन को छुपाने के लिए, कीमतों पर खेलने के लिए सब्सिडीज़ ली हैं, नाजायज़ तौर पर सब्सिडीज़ ली हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोरोनी सेक्टर है ये वो सेक्टर है
जो मिलकर कमाता है स्टेट के साथ मिलकर। और अगर आपने ये देखना हो कि क्या पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया की कोई कमिटमेंट मुल्क की मईशत को तब्दील करने में है तो शुगर इंडस्ट्री को देख लें। सही। और ये साबित करती है कि ज़ीरो इंटरेस्ट है पाकिस्तान की सिमत बदलने में, पाकिस्तान की मईशत बदलने में, पाकिस्तान को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ले जाने में, पाकिस्तान में किसानों और गरीब लोगों का इस्तेसाल रोकने में। कीमतों को ये लोग कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्जी से प्ले करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ठीक। पैसे सरकार से लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। जब कीमतें बाहर सस्ती होती हैं तो इंपोर्ट करते नहीं, जब दुनिया में सस्ती होती हैं तो। ठीक। और किस तरह का कानून यूज करते हैं? गुड कंट्रोल ऑर्डर यूज करते हैं। 2021 से पहले साल हर साल गरीब किसान को गुड़ बनाने की इजाजत नहीं थी। इस्तेसाल का इतना बड़ा ये एक पूरा निजाम है जो शुगर मिलें जिसको जाहिर करती है। जाहिर है सिर्फ शुगर मिलें नहीं है, शुगर मिलें सबसे बड़ी अक्कास है हमारी अशराफियाई मईशत की दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। और हमारे तर्ज हुकूमत। आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि सरकार कमज़ोर है और शुगर मिल मालिकान मजबूत है, तो इफ्तिखार साहब इस मुल्क को, इस मुल्क की जमहूरियत को, निज़ाम को सिर्फ शुगर मिल मालिकान चला रहे हैं। कानून, कायदा, गवर्नेंस वो नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पिछले 8-7 साल से ये तमाशा तो लगा हुआ है कि इस हाथ एक्सपोर्ट होती है, उस हाथ इम्पोर्ट होती है। हमें पता नहीं हमारी ज़रूरत क्या है, हम उसको रखें। आप शुगर मिल मालकान की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ हर वो शख्स जो चीज़ें फ़रोख्त करता है वो माफिया है, और तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उसके साथ मिलकर हम सबको लूट रही हैं। खा वो सब्ज़ी मंडी का माफिया हो, खा वो ट्रांसपोर्ट का माफिया इस हो। गठजोड़ पे कहाँ से डंडा चलेगा? नहीं चल रहा ना, फिर ये तो मतलब ये तो हमारी कुव्वत बर्दाश्त है ना, और एक दिन हमारी कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, फिर वो होगा कि रोज़े हशर। और मेरा यार अभी रोज़े हशर के बारे में तफसील बताएगा कि रोज़े हशर होता कैसा है। ये मैं हसन निसार में ये हिम्मत बचेगी इस अवाम में जिसकी कमर तक तोड़ दी? हिम्मत बची हुई है तो हम आप और मैं इस मेज़ पे बैठे हैं। मतलब आप क्या देखें क्या हुआ, शुगर मिल की पैदावार कम हुई, उसकी वजह थी हमारे पास पानी कम था, हमारे पास खाद कम थी, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना एक जुर्म है, उसको सबको पता है। कितनी शुगर पैदा अंदर करते हो, कितनी बोरियां बनाते हो, कितनी बार बेचते हो, कितनों पे टैक्स देते हो, सबको पता है। उस इलाके में रहने वाले एक आम काश्तकार के पास चले जाओ, आपको पूरी तफसील से आगाह कर देगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पता नहीं है तो उनको पता नहीं है जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, पता नहीं है तो मेरे दोस्त जो मिनिस्टर साहब हैं उनको पता नहीं है, राना तनवीर बेचारे को, कि क्या हो रहा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कर मंगाई गई। मैं मानता हूँ पानी कम था, मैं मानता हूँ कि हमारे खाद महंगी थी, लेकिन इसकी पॉलिसी डिसीजन किसने करने हैं? पॉलिसी डिसीजन करने मैंने तो नहीं करने, और ना आयशा ने करने, ना ज़ैगम ने करने हैं, ना हसन निसार ने करने, हमें तो करें। ये बात बड़ी प्यारी की, आज शुक्र है आज गुड़ की बात होगी, अगरचे वो कानून अब ख़त्म हो गया, वो हम तो गुड़ भी नहीं बना सकते थे। ये आपने कितने पैसे बताए हैं? आपने कहा कि 100 अरब रुपया कमाया। इफ्तिखार साहब इतने अरब हैं, इसके अंदर के अरब गिनते गिनते थक जेबें नहीं भरती। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब फरमाइएगा, ये चीनी बरामद दरामद का खेल अवाम को कितना महंगा पड़ रहा है? अच्छा बात सुने पहले, मैं मेरा जवाब चूँकि बहुत ही मुख्तसर होगा, सुन लें कि कई साल पहले मेरे कॉलमों के मजमूए में शामिल है। मैंने कॉलम लिखा अशराफिया नहीं बदमाशिया। उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि बदमाश गाली नहीं है, हर वो शख्स बदमाश है जिसका माश बद हो। इसकी वजाहत मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी है। अच्छा, आपके सवाल का आखिरी जुमला है कि ये नाअहली है, मफादाती पॉलिसी या मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अवाम की जेब पे डाका। ये सिर्फ डाका, डाका और डाका। अपनी तारीख को समझना हो जिस किसी ने भी, वो 3 लफ्ज़, वो क्या है? ब्लंडर्स, प्लंडर्स एंड सरेंडर्स। फिनिश्ड। मैंने जवाब दे दिया।
ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد صاحب آپ کے خیال میں یہ کیوں کئی سالوں سے گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ضرورت کو سمجھتے جانتے ہوئے بھی یا غیر ارادی طور پر ہم سے ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے برآمد کرتے ہیں پھر اسی کو درآمد کرتے ہیں. اور ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا جو اوپر زیغم صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ حکومت چلاتے ہیں, حکومت بناتے ہیں, جمہوریت بناتے ہیں, جمہوریت بگاڑتے ہیں. کیا واقعی یہ حالات ہیں؟ اچھا عائشہ, ایک آپ کے سوال کا جواب پہلے دے دوں. آپ نے کہا کہ یہ حکومتی نااہلی ہے یا وغیرہ وغیرہ مفاداتی پالیسی ہے, اس کے بعد باقی. اس کا جواب میرا جواب یہ ہے کہ یہ نااہلی نہیں ہے, یہ حکومتی اہلیت ہے. یہ حکومتی اہلیت ہے کہ ہم اس جگہ پہ بار بار اس دہانے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ استحصال عوام کا ہوتا ہے. دیکھیے, استحصال اس کا ہوتا ہے جس کی حص باقی رہ گئی ہو. جس میں حص نہ رہ گئی ہو اس کا استحصال نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو حص نظر آتی ہے اپنے عوام کے اندر آج, میرے خیال میں تو حص ان کی مر گئی ہے, مار دی گئی ہے, ختم کر دی گئی. یہ حص ہے ہی نہیں, اس لیے استحصال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک وہ زمانہ تھا کہ 8 آنے قیمت بڑی چینی کی سیر ایوب خان کے زمانے میں, اور اس کو ڈکٹیٹر کو گدی سے اٹھا کے بار مارا لوگوں نے جانا پڑا. اب یہ ہے کہ 30 40 50 جو ہے روپے ایک دم سے بڑھ جاتی ہے, اور جوں تک نہیں رینگتی. الحمدللہ پاکستان اس لہج پہ پہنچا ہے کہ کوئی اس کو کچھ پاکستانی عوام کو, ہاں ہم جیسے بیٹھ کے یا آپ جیسے بات سوال اٹھائیں گے, لیکن کل کو لوگ 200 روپے چینی بھی لے رہے ہوں گے. عجیب سی بات ہے. 1962 میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, صرف 6 شوگر ملیں تھیں پورے پاکستان میں 5 کروڑ عوام کے لیے. مشرقی پاکستان بھی 7 ہوتا تھا. اب ہم 5 کروڑ سے 25 کروڑ اور ہو گئے ہیں, لیکن یہ جو شوگر ملے ہیں وہ 6 سے جہاں 30 ہونی چاہیے تھیں اب 91 ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب کی سب جس طریقے سے بڑے خوبصورت طریقے سے کہا گیا کہ اشرافیہ اور بدماشیہ یا مافیا سب ایک ہی جڑے ہوئے ایک ہی لوگ ہیں, سب ایک ہی کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا کاروبار ہے. تو جو لوگ پہلے لائسنس راج ہوا کرتا تھا کہ جس کو لائسنس ملا اس نے ایک فیکٹری لگا لی, اس نے کمپنی لگا لی, وہ اس کا مطلب بڑا شے بن گیا, امیر بن گیا جلدی کچھ عرصے کے بعد. اب یہاں پہ ہر ایک کے پاس ایک شوگر مل ہے جو کہ آسان رستہ ہے عمارت کا, اور وہ ہم نے لائسنس راج کی جگہ اس کو شامل کر لیا. 50 ارب روپے, میں فائنل بات کر دوں, 50 ارب روپے کی سبسڈی دی شوگر والوں کو پچھلے سال میں. ابھی کل کے دن میں وزیر خزانہ نے عوام کے اوپر 36 ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دی. بالکل ایسا. تو کیا 50 ارب, کیا 36 ارب, کیا حص کی بات, کیا استحصال کی بات, کچھ بھی نہیں رہ گیا عائشہ. بس ایسے ہی چل رہا ہے, چلتا رہے گا. میں باقی باتیں نہیں کرتا, بس دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہوں, اس کے مطابق بات کر دیتا ہوں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس دور میں پھنس گئے ہیں. صحیح ہو گیا جی. یہی کنکلوڈ کریں گے مہمانوں کی گفتگو کے ساتھ کہ اشرافیہ, بدماشیہ یا مافیا کہا جائے, ملکی قانون اور ضابطے نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. یہ افسوس ہے. پروگرام سے آج اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.